Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is class 3 for objective questions class. So in this class again we will discuss few questions, few important questions जो एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेमोरी लीकेज. मेमोरी लीकेज जो है वो क्या है. देखिए मेमोरी लीकेज क्या है कि मान लीजिए कि आपने डायनामिक जो है वो मेमोरी एलोकेट किया किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी काम के लिए, और समहाउ क्या हुआ है कि वो इनएक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, वो इनएक्सेसिबल नहीं है. आप जो है वो कनेक्शन आपका लॉस हो गया है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लीक. When we allow memory dynamically but somehow lose the way to reach that memory, then it is called memory leak. The dynamic allocated memory would continue to remain allocated yet inaccessible. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लीक बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर. डैंगलिंग पॉइंटर क्या है. सिंपल, आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आपका पॉइंटर है, मान लीजिए ये पॉइंटर है, ये कर रहा था, चलिए क्यू एग्जाम्पल में भी है तो क्यू ही रखते हैं. क्यू को, क्यू जो है वो क्या है, इंट क्यू इक्वल टू 5 मान लीजिए. ठीक है, क्यू को कर रहा था. अब क्यू का कोई ना कोई एड्रेस होगा तो पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा. अब मैंने क्या किया कि उस क्यू को डिलीट कर दिया वहां से, तो ये कहीं भी गार्बेज वैल्यू किसी को भी पॉइंट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर. मतलब सपोज वी एलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी एंड स्टोर इट एड्रेस इन अ पॉइंटर. इफ दिस चंक ऑफ मेमोरी इज फ्रीड एंड इफ द पॉइंटर कंटिन्यूज टू पॉइंट टू दैट लोकेशन, द पॉइंटर इज सेड टू बी अ डैंगलिंग पॉइंटर. क्या आपने क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आपका पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा था. ठीक है, और वो जो मेमोरी है, ठीक है, उसको फ्री कर दिया गया है. ठीक है, तो और तभी यदि आपका पॉइंटर उस पर उसको पॉइंट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर. थोड़ा सा इसका ना देखते हैं कोड. ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारा एक मेन क्लास है. ठीक है, इसमें एक पॉइंटर पी टाइप का है और एक हमारा क्यू टाइप का है जिसमें मैंने न्यू इंट असाइन कर रखा है. अब क्या किया कि P में Q को डाल दिया. ठीक है, अब Q जिसको पॉइंट कर रहा था तो P भी उसको पॉइंट करने लग जाएगा. अब और Q को डिलीट कर दिए. अब चूंकि P में Q गया है ना और Q मान लीजिए डिलीट हो जाएगा तो P तो कंटिन्यू जहां पे Q पॉइंट कर रहा था उसको कर रहा होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैंगलिंग पॉइंटर. इन दिस एग्जाम्पल P एंड Q आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन इन मेमोरी. द स्टेटमेंट डिलीट Q वुड फ्री द एलोकेटेड मेमोरी मेकिंग P अ डैंगलिंग पॉइंटर. आ गया समझ में. नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी कॉल अ कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली मतलब क्या है कि फोर्सफुली. ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब फोर्सफुली. जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी हम फोर्सफुली कॉल करेंगे, कॉल्ड एक्सप्लिसिटली अ नेमलेस ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड. यदि आप कंस्ट्रक्टर को फोर्सफुली कॉल करेंगे तो क्या होगा कि एक नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक क्लास सैंपल है हमारा, उसमें एक डेटा मेंबर इंट आया है. ये आपका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये. ठीक है, इंट आया है, कुछ लिखा नहीं है. अब मेन में क्या है कि एक सैंपल एस टाइप का बनाया, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा तो तब भी कॉल हो रहा होगा. और जब हम ऐसे लिख रहे हैं एस बराबर सैंपल 3 ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉल. ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉल. ठीक है, तो ये आप समझ गए. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एस द कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली, यानी इम्प्लिसिटली. इम्प्लिसिटली मतलब जो अपने आप होता है, अपने आप जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिटली या ऑटोमेटिकली. ठीक है, और जब हम लोग ये कॉल कर रहे हैं एस इज इक्वल टू सैंपल 3 पास कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड वाला, is executed, the constructor is called explicitly and a nameless object gets created whose value gets assigned to s. इसमें इस s में assign हो जाएगा ये वैल्यू. तो जब भी हम उसको explicitly कॉल्ड करेंगे तो एक
क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं। मान लीजिए प्लस है, तो दो प्लस का कोई मतलब तो है नहीं, 2 + 3 लिखेंगे तब ना 5 होगा। मतलब एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये, दो ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, माइनस है, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, ये सब जो है वो क्या है, माइनस है, ये नहीं मल्टीप्लाई। तो ये सब जो है वो जो 2 ऑपरेंड पे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कैन डिस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड? तो डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं करेंगे। ओवरलोड करने के लिए मान लीजिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें पैरामीटर पास करेंगे। और डिस्ट्रक्टर का तो काम ही है डिस्ट्रक्ट करना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो उस ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करके उस ऑब्जेक्ट पर क्यों आप कॉल करोगे? जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्यों पास करेंगे? ठीक है ना, तो इसके लिए नो। कैन डिस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड? तो नो, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ? ये जो साइन है अपना C++ में, तो इसका 2 काम करते हैं। एक तो जब स्ट्रक्चर का आप मेंबर एक्सेस करते हो तो हम यूज़ करते हैं, और क्लास थ्रू अ पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू यदि आप क्लास को एक्सेस करोगे तो दोनों में हम इसको यूज़ करते हैं C++ में। वाइड पॉइंटर क्या होता है? व्हाट इज वाइड पॉइंटर इन C++? वाइड पॉइंटर मतलब होता है ए पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप। ए पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, ये क्या हो जाएगा, वाइड पॉइंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन C++ व्हाट इज कीवर्ड यूज्ड? व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड बाय अदर क्लास? हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने एक क्लास A बनाया, अब मैं चाह रहा हूं क्या ये क्लास को कोई इनहेरिट ना कर पाए। कुछ मत करिए, फाइनल कीवर्ड जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उसको कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको जो है कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज अ मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास, व्हाट इज इट कॉल्ड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक क्लास A है, ठीक है ना, क्लास A है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, क्लास A है, ठीक है, और एक क्लास हमारा मान लीजिए इसके अंदर ना एक मेथड है, सम मेथड है, जिसमें इंट टाइप का पैरामीटर ले रहा है, फिर ये लिखा हुआ है, और एक और क्लास है, क्लास जो है वो क्या है, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, B है, उसमें भी सेम है, इंट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर मेथड का नेम भी सेम है, आर्ग्यूमेंट जो पास हो रहा है वो भी सेम है। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, जब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, तब जो ये हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, ये दोनों सेम है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है अलग अलग हो, यहाँ पे हम इंट को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो सकता है इंट को मल्टीप्लाई कर लें, यानी क्या हो रहा है कि सब कुछ सिग्नेचर सेम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ के लिए समझिए, यहाँ क्वेश्चन है कि व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज अ मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास, व्हाट इज इट कॉल्ड? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम सेम है, नेम सिर्फ सेम है, और इम्प्लीमेंटेशन सेम है कि नहीं मुझे नहीं पता। यदि मुझे पता है कि यदि इम्प्लीमेंटेशन सेम है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन हाइडिंग। इसीलिए फंक्शन ओवरराइडिंग यहाँ पे लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो। आप बोलोगे अरे उसे तो फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं, हाँ ओवरराइडिंग बोलते हैं, ओवरराइडिंग तब बोलते हैं बेस क्लास में जो फंक्शन है, यदि डिराइव्ड क्लास में भी उसी फंक्शन को उसी सिग्नेचर उसी नेम के साथ आप सिर्फ रीडिफाइन करते हो, इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा तो ओवरराइडिंग होगा। लेकिन नेम सेम है, आर्ग्यूमेंट बदल गया, सब कुछ बदल गया, इम्प्लीमेंटेशन बदल गया, ठीक है, तो फिर वो ओवरराइडिंग नहीं होकर फंक्शन हाइडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम मल्टीपल क्लास? मतलब एक क्लास है, मल्टीपल क्लास से ये इनहेरिट कर सकता है एक टाइम में, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर कैन अ क्लास हैव इन C++? तो C++ में अनलिमिटेड हो सकता है, एज मच एज नीडेड। ठीक है,
नेक्स्ट, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको अच्छे से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टर आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्रिएट हो गया तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो रन करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे। यहां पर है कि आप ऐसे बोलो तो कंस्ट्रक्टर जो हमेशा कॉल होता है वो होता है टॉप टू बॉटम, एकदम इसको पकड़ के रखिए, इसको याद रखिए। और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो होता है बॉटम टू टॉप, बस आप ये याद रखो। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के रिवर्स ऑर्डर में चलता है, और डिस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर्स जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ही ऑर्डर में चलता है, कंस्ट्रक्टर रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ऐसे याद रखना हो तो कंस्ट्रक्टर टॉप टू बॉटम और डिस्ट्रक्टर बॉटम टू टॉप, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस का सी प्लस प्लस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर का सी प्लस प्लस में क्यों यूज किया जाता है? तो एक ही है, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका काम होता है टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। which constructor is used to create a new object as a copy of existing object? तो इसके लिए यूज होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी, यदि कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसका कॉपी बनाना है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस? तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एक ही काम होता है, आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट होता है तो इस वैल्यू के साथ क्रिएट हो, ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ क्रिएट हो, तो हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद यूजर डिफाइंड वैल्यूज, यूजर डिफाइंड वैल्यू के साथ यदि आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब कि नहीं? देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप मुझे लिखिए, मैसेज करिए, कमेंट्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि कोई क्लास है, सिंपल क्लास ए है, मान लीजिए इंट आई इंट जे, ठीक है, इंट जे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं क्या कि आई का और जे का वैल्यू ना हमेशा 5, आई को वैल्यू 5 मिले और जे को 10 मिले। कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ए नाम से बना देंगे, यहाँ पे भी इंट इंट पास कर देंगे दो, यहाँ पे आई इज इक्वल टू मान लीजिए ये हम एक्स वाई पास कर देते हैं, इंट एक्स कॉमा वाई, आई में एक्स जे में वाई डाल दिए। अब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें साइन हो जाएगा ये पहले ही, ठीक है। पैरामीटराइज नहीं भी करे आप, अंदर में ऐसे साइन कर दो, कोई नहीं, कंस्ट्रक्टर यदि कॉल होगा तो होगा, लेकिन पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा। तो इसका एक ही मतलब है, टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद यूजर डिफाइंड वैल्यूज। ये हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए जस्ट एक रिमाइंडर है कि एमसीक्यू, लेक्चर वीडियो और लेक्चर पीडीएफ के लिए जो है आप गीकी बैंकर को डाउनलोड करिए, ठीक है। और गीकी बैंकर ऐप में जो है बहुत जल्द हम लोग लॉन्च कर देंगे, शायद अक्टूबर लास्ट तक 5000 क्वेश्चन जो मैंने प्रॉमिस किया था एस्टेट के टाइम में, वो तो नहीं हो पाया। इस बार हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ठीक है, 500 इन ईच सब्जेक्ट और अच्छा क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो और कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और यदि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप जो है वो शेयर करिए इसको, ठीक है। और अपना जो ऐप है वो एंड्रॉयड iOS दोनों पे रन करता है। ये अपना नंबर है, कुछ भी आपको लगे सजेशन रिक्वेस्ट जो भी हो तो आप प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।